नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी नईम वजाहत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं हस्ब रिवायत कर्नाटका से, जहाँ पर इक़्तिदार के लिए टकाफट चल रही थी, तसादुम चल रहा था। दो अहम कायदीन में, दो बड़े कायदीन में कांग्रेस के, एक तो चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया है, दूसरे जो है वहाँ के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार के दरमियान में कल रात और आज सुबह में जो सियासी तब्दीलियाँ आई हैं, रुझानात बदले हैं, जहनीतें बदली हैं, बयानात बदले हैं, उसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी नईम साहब। देखो, ऐसा लग रहा है ज़बीर साहब के अब कर्नाटक की जो सियासत का जो सूरत हाल है वो क्लाइमेक्स को पहुंचने वाली है। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया के घर पे ब्रेकफास्ट पे उन्होंने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि 40 मिनट के दौरान दोनों के दरमियान 40 मिनट की बातचीत हुई है। इसके बाद दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक साथ। जी, सिद्धारामैया ने ये कह दिया है कि पार्टी हाईकमान का जो भी फैसला होगा वो मैं कबूल करूँगा। जी, बात हुकूमत की तब्दीली या चीफ मिनिस्टर की तब्दीली की, इसकी बातचीत तो उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगी मैं उसको कबूल करूँगा। जी, दूसरी तरफ सिद्धारामैया, ये कहा जा रहा है कि लंच के बाद या दोपहर में दिल्ली रवाना होने वाले पार्टी हाईकमान से वो बातचीत करेंगे। जी, पहले से ये ज़बीउल्लाह साहब ये सुनने में आ रहा था कि जब कांग्रेस कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत तश्कील पाई थी उस वक्त DK शिव कुमार PCC प्रेसिडेंट थे। जी, कहा यह जा रहा था कि DK शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जी, लेकिन सिद्धारामैया सीनियर कायद है, साबिक़ में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका तजुर्बा है, वो सबके सॉफ्ट कॉर्नर उनका जहनीत है, लोग को सबको मिल के चलते हैं। तो पार्टी हाईकमान ने पहले ये डिसाइड किया, सूत्रों ज़राए से पता चला है कि दोनों के दरमियान 2.5 साल के लिए बातचीत हुई थी, इस तरह की बात हुई है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर जैसा आपने कहा कि इसका कोई ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन कांग्रेस के इंटरनल में ये बातचीत चल रही है कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली हो सकती है। जी। तो चीफ मिनिस्टर की तब्दीली हो सकती है, 2027 के लिए एक फेवर शिव कुमार रहेंगे, इस तरीके का भी क़यास जो है ज़राए अबलाग के जो ज़रिए से आया है, मंजर आम पर आया है, ये भी क़यास लगाया जा रहा है कि 2027 में जो है DK शिव कुमार वो पसंदीदा रहेंगे। कल रात में जब हम देख रहे थे कि DK शिव कुमार जो है सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद वो बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से बात की। एक कौमी जो न्यूज़ एजेंसी है उसके चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये कहा था कि मेरे को कोई किसी किस्म की उजलत नहीं है, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, हाईकमान जो फैसला करेगा। आज सिद्धारामैया का जो बयान आपने कोट किया है वही बयान जो है कल रात में DK शिव कुमार ने भी दिल्ली से ये बयान दिया था। और कल रात में DK शिव कुमार दिल्ली गए थे। आज जैसा कि आपकी इत्तलात के मुताबिक जो है सिद्धारामैया भी दिल्ली जा रहे हैं। तो नहीं, DK शिव कुमार जा रहे हैं, DK शिव कुमार जा रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। तो फिर दोबारा वो दिल्ली जा रहे हैं। तो फिर जो भी किस्म की दोनों के दरमियान में बातचीत हुई है, ये बहुत अच्छा इकदाम हम इसको कांग्रेस हाईकमान का समझेंगे कि इलाकाई सतह पर जो तनाज़ा है पार्टी का अंदरूनी, वो पार्टी के अंदरूनी कायदीन आपस में बैठ के उसको हल कर ले। फिर वो जो उससे जो भी नतीजा बरामद होगा वो नतीजे के साथ अगर मरकजी क़यादत से मुलाकात करते हैं तो हालात में कोई बेहतरी आएगी। नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सच कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने इसको सही तरीके से डील करने की कोशिश की गई, इस तरह से आपका तासुर दिख रहा था मेरे को। जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी हाईकमान ये पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि दोनों कायदीन 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तो इतने 15 दिन से जो सरगर्मियाँ देखने में आ रही थी वो देखने में नहीं आने चाहिए थी। यकीनन देखने में नहीं आना चाहिए था। हो सकता है कि देर आए दुरुस्त आए, अब समझ में आया होगा कि जो भी हो गया तो मजीद हालात खराब होने के बजाय जो है कांग्रेस से एक बीच का कांग्रेस दो कीमों में बढ़ चुकी है। लोगों के जहन में ये बातें फैल रही है कि जब भी कांग्रेस को हुकूमत दी जाती है कांग्रेस पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं पेश कर सकती। कांग्रेस के कायदीन आपस में लड़ झगड़ के तरक्याती कामों को रोक देते हैं या फिर फलाही स्कीमात को आगे बढ़ने नहीं देते। इसी दौरान BJP ने धमकी दे दी है कि हम एतमाद का वोट के लिए गवर्नर से दरखास्त करें। देखिए, इस तरीके की धमकियाँ, जो फ़ायदा है यकीनन आपका अगर दाखिली खलफिशार अगर किसी पार्टी का है, बरसर इक़्तिदार होने के बावजूद वो मंजर आम पर आ रहा है, तो दूसरा तो फ़रीक़ अपोजिशन है उसका इस्तेफ़ादा उठाने की कोशिश ज़रूर करेगा। कांग्रेस को ये तमाम हालात का ख्याल रखना चाहिए। हम ये देख रहे थे कि राजस्थान में भी जो है कांग्रेस के हालात कुछ बेहतर नहीं लग रहे थे। सचिन पायलट की राहुल गांधी के साथ कल रात में मुलाकात की
कुछ तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर आई थी, जहां कहीं भी नईम साहब देखने में आया, क्योंकि आप कांग्रेस को बहुत करीब से वाबस्ता रहे, कांग्रेस को बहुत करीब से आपने देखा है, कांग्रेस के बहुत सारे चीफ मिनिस्टरान के साथ भी आपने वक्त गुजारा है। तो मैं क्योंकि मेरी समझ में ये आता है कि कांग्रेस जो है, जो सीनियर क़यादत है, वो सीनियर क़यादत है, नौजवानों के रास्ते की रुकावट अक्सर बनती है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं यही देख रहा हूँ कि कांग्रेस मुल्क की सबसे कदीम जमात है। अब दो सीनियर क़ायदीन और नौजवान क़ायदीन में जो इत्तेहाद होना चाहिए था या इत्तेफाक राय होनी चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिख नहीं रहा है, जिसकी बदौलत राहुल गांधी ने AICC से इस्तीफ़ा दिया था, सदारत से। आपको याद है? जी जी। AICC सदारत से राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पार्टी के सीनियर क़ायदीन का ताउन नहीं मिल रहा। जी। आपने राजस्थान की बातचीत की, मुझे अच्छी तरह याद है, जिस तरह DK शिवकुमार इलेक्शन से पहले कर्नाटक के PCC प्रेसिडेंट थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर थे, उसी तरह सचिन पायलट भी राजस्थान में कांग्रेस जब हुकूमत बरसरदार आई थी तो वहाँ पर PCC प्रेसिडेंट थे जी। लेकिन मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अक्सरियत पर मसलियत हमेशा कांग्रेस पे हावी रही है। जैसा यहाँ पर राजशेखर रेड्डी का इंतकाल हो गया था एक हादसे में, हेलीकॉप्टर हादसे में, तब तमाम लोगों ने ये डिमांड किया था, दस्तखतें करके पार्टी हाईकमान को भेजी थी कि उनके बेटे फर्जन, उस वक्त जो कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट थे, वही जगनमोहन रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तकरीबन तमाम अरकान असेंबली की अक्सरियत ने जगनमोहन रेड्डी के लिए दस्तखत करके पार्टी हाईकमान को दिया था। लेकिन हाईकमान ने जब ये सोचा कि अगर इस तरह का सिलसिला आंध्र प्रदेश से शुरू किया जाता है तो पूरे मुल्क में इसको राइज करना पड़ेगा, लिहाजा अक्सरती राय को नज़रअंदाज करते हुए मसलियत के तौर पर उस वक्त के सीनियर जो रुकन असेंबली थे रोशैया, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उसी तरह मैं बात कर रहा था राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आई थी तो उस वक्त सचिन पायलट PCC प्रेसिडेंट थे। उनकी जो मेहनत थी वो बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया था। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई तो वहाँ पर तजुर्बेकार चीफ में अशोक गहलोत को बना देगा। उसी तरह मध्य प्रदेश के भी ले लीजिए आप जी। मध्य प्रदेश में शायद जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया था याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके एक कमलनाथ को बनाया गया था, जबकि वहां पर बनाना था राजेश पायलट जी, नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को वहां पर बनाना चाहिए था, जी हाँ, सिंधिया को बनाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी के जो सीनियर कायदीन हैं वो नौजवानों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अगर मैं समझता हूँ कि अगर सिंधिया को वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता तो आज मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सूरत हाल है वो नहीं होती, और राजस्थान में अगर सचिन पायलट का इंतखाब किया जाता तो आज जो सूरत हाल है शायद वो नहीं होती। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अशोक गहलोत को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अशोक गहलोत पार्टी के सीनियर कायद है, उन्हें पार्टी के अहम ओहदों में लेना चाहिए जी। अब जिस तरह नौजवानों की ताकत की जरूरत है उसी तरह सीनियर्स के तजर्बे की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो फैसलों में अक्सरियत पर मसलियत को तरजीह दी जा रही है जी। यकीनन आप जैसा कि आपने कहा कि वो एक इम्तिजाज होना ज़रूरी भी होता है, नौजवानों की हरकियाती कार सरगर्मियाँ हैं, उसके साथ फिर तजुर्बेकार सियासी कायदीन का तजर्बा जो है, वो दोनों का इम्तिजाज जो है वो बनाने में कांग्रेस कहीं ना कहीं नाकाम रही है, रियासती सतह पर और कौमी सतह पर भी अगर हम देखेंगे तो। या फिर आप कौमी सतह पर अगर देखेंगे तो सीनियर कायदीन को निकालने की बात की जा रही थी, जिससे नाराज होकर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को छोड़ दिया, ऐसे कपिल सिब्बल भी समाजवादी पार्टी में चले गए। ये सीनियर मोस्ट कायदीन थे कांग्रेस के, तो ऐसी मिसालें कांग्रेस की वहाँ से भी मिलती हैं हमें। बिल्कुल, देखो सही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए उन लोगों की खिदमत जो है वो लंबे अरसे तक रही है जी। 40-50 साल से उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल है, यूथ कांग्रेस के दौर से कांग्रेस के लिए काम करते आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी उन्हें बहुत कुछ बनाया है जी। किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया है, कई लोगों को मरकजी वजीर बनाया है, कई लोगों को कौमी जनरल सेक्रेटरी बना के मुख्तलिफ रियासतों की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। लेकिन अब उन कायदीन को भी सोचना चाहिए कि तब्दीली जो आ रही है, तब्दीली को एक्सेप्ट करें। अब हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में फरसूदा रसूमात को जब हम दूसरी चीज़ों को हम लेके काम करेंगे तो नहीं चल सकता। तो हमें तब्दीलियों के साथ साथ अपडेट होना पड़ता है। अपडेट होने के लिए हमें अपने आप को पहले तस्लीम करना पड़ता है कि दूसरों की क़यादत को तस्लीम करना पड़ता है। जब ये फुक़दान पाया जाता है तो ऐसी सूरत हाल पैदा होती है।
यकीनन सूरत हाल पैदा होती है कांग्रेस को तमाम उमूर पर गौर करते हुए, क्योंकि कांग्रेस अब सिमट कर 2-3 रियासतों में रह गई है। अपने ताकत की बुनियाद पर, इक़्तिदार की बुनियाद पर अगर हम जायज़ा लें तो 2-3 रियासतों तक सिमट कर रह गई है। तो अपना इक़्तिदार का दायरा वसी करना हो तो कांग्रेस को कुछ इक़दाम ऐसे भी उठाने पड़ेंगे जिससे दाखिली तौर पर सीनियर कायदीन की नाराज़गी का उसको सामना करना पड़ेगा, मगर संगठन की जो मजबूती है, तंजीमी मजबूती जो है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कांग्रेस को बीजेपी और इलाकाई जमातों से ज़्यादा कांग्रेस के कायदीन से नुकसान पहुंचा है। जी यकीनन। अब देखिए, हिमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के चीफ मिनिस्टर, वो कांग्रेस के कायद अपोजिशन रह चुके हैं। जी, कांग्रेस में थे वो लोग। जी यकीनन। वो बीजेपी में गए, कांग्रेस को पूरा खत्म कर दिया। यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी जो थे, राजशेखर रेड्डी के फर्जन, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, अलग कांग्रेस को खत्म कर दिया, अलग पार्टी बनाई, वहाँ पर खत्म। कांग्रेस खत्म आंध्रा में इसलिए हुई तेलंगाना बनाने के बाद जी। लेकिन वहाँ पर आप पूरे कायदीन जो कांग्रेस के थे वो पूरे जगन मोहन रेड्डी के साथ चले गए। तो मुख्तलिफ रियासतें देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश सिंधिया की बात कर रहे थे, सिंधिया चले गए बीजेपी में। और अब ऐसे बहुत से कायदीन हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा नहीं किया, या फिर तो उनको एतमाद में नहीं लिया, या फिर जो नाराज़गियाँ थी उन नाराज़गियों को संभालने में या फिर उसको उनसे निमटने में कांग्रेस पार्टी नाकाम हो गई, जिसकी वजह से आज मुल्क पर इख्तियार करने 65 साल तक इख्तियार करने वाली कांग्रेस पार्टी 3 रियासतों में सिमट कर रह गई है। जी यकीनन, क्योंकि नईम साहब ने अभी जिक्र छेड़ा है कि तेलंगाना रियासत बनने की वजह से कांग्रेस का खात्मा आंध्रा से हुआ है। तो रियासत जो असबाब है, जो वजूहत है तेलंगाना रियासत की तश्कील के, जद्दोजहद को लेकर तहरीक के तलाहिदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के हवाले से एक खबर ये चल रही है कि 29 नवंबर 2009 को मतलब BRS पार्टी के सरबराह कल्वाकुंतला उस वक्त TRS थी, उस वक्त की TRS जो मौजूदा BRS है, उसके सरबराह KCR ने जो दीक्षा शुरू की थी, तो उसी की याद में 2009 के बाद से मुसलसिल BRS पार्टी के कायदीन जो है वो दीक्षा दिवस के तौर पर 29 नवंबर तक 8 दिसंबर जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम रखते हैं। उसी के सिलसिले में आज से शुरुआत हुई है। आज हमने देखा कि चारमीनार के दामन में, तारीखी चारमीनार के दामन में कुछ BRS कायदीन ने भी वो प्रोग्राम रखा, KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। तो उसी के बारे में थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं। देखिए, तेलंगाना की तहरीक में KCR का जो रूल है वो नाकाबिले फरमोश है। उन्होंने 2001 से शुरू की थी ना तहरीक, TRS तश्कील दी थी। उसके बाद से 2014 में उन्होंने तेलंगाना रियासत हासिल कर लिया। इनकी जो क़यादत थी, क़यादाना सलाहियत थी, वो काबिल सताइश थी जी। उन्होंने ना सिर्फ आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन और तमाम सियासी जमातों के कायदीन के अलावा इस तरह से तहरीक चलाई कि सरकारी मुलाजमीन, गैर सरकारी मुलाजमीन, मुख्तलिफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, तमाम शोबे के लोगों को उन्होंने तेलंगाना की तहरीक में शामिल करा दिया। यहाँ तक कि कौमी सतह पर 36 सियासी जमातों से उन्होंने तेलंगाना की तायद के लिए बाज़ाब्ता मकतूब हासिल किया। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। अब ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी तेलंगाना दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पहले कांग्रेस के चिन्ना रेड्डी ने भी तहरीक शुरू की थी, अलग पार्टी बनाई थी TPC। वो जब भी मैं समझता हूँ कि 7 या 9 उस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट मुंतखब होकर आए थे। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने उस पार्टी को फिर से कांग्रेस में जम कर दिया, उस तहरीक को ख़त्म कर दिया। तब भी तशद्दुद हुआ था, कई नौजवान पुलिस की गोलियों का शिकार हुए थे। लेकिन KCR ने जो तहरीक शुरू की थी वो पुरअमन तहरीक थी। तहरीक जब कोई शुरू होती है, तशद्दुद थोड़ा बहुत होता है, तशद्दुद के बगैर तहरीक नहीं चलती, तहरीक के बगैर तशद्दुद नहीं होता। लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने तहरीक चलाई है वो काबिल सताइश है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 2004 में, जब कांग्रेस, TRS और कम्युनिस्ट पार्टियों का इत्तेहाद हुआ था, तो एक जॉइंट जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद यहाँ के इंचार्ज थे जी, तो तमाम पार्टियों में बैठ के एक माहदा हुआ था कि फिर से तेलंगाना की तश्कील का जायज़ा लिया जाएगा जी। फिर मिनिस्ट्री बनी, कांग्रेस की हुकूमत यहाँ भी बनी, दिल्ली में भी बनी, हुकूमत में TRS भी शामिल हुई, मरकज़ में भी शामिल हुई। मरकज़ में भी 2 वज़ीरा बने, A नरेंद्र और K चंद्रशेखर राव। यहाँ पर भी मैं समझता हूँ 4 मिनिस्टर बने थे। हरीश राव वगैरह उस वक्त हरीश राव MLA नहीं थे, लेकिन उन्हें काबीना में शामिल किया गया था, राजशेखर रेड्डी की काबीना में।
तो इस तरह से जब तहरीक शुरू हुई तो उन्होंने इतनी तहरीक चलाई, जब इनको केसीआर को लगा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें धोखा देने लगी है। हुआ ये था कि जब तहरीक कांग्रेस की हुकूमत तो बन गई थी, लेकिन बाद में इस तरह से केसीआर को और उनकी पार्टी को नज़रअंदाज किया जा रहा था। मरकज़ में भी टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की जा रही थी। तो केसीआर ने मरकज़ में इत्तेहाद से तारीद दस्तबरदारी इख्तियार की थी, यहाँ पर कांग्रेस से भी दस्तबरदारी इख्तियार की थी। से ना सिर्फ दस्तबरदारी इख्तियार की थी बल्कि अपनी वजारतों से भी इस्तीफा दिया था। और अवामी मुंतखब नुमाइंदे अरकान असम्बली अरकान पार्लियामेंट में भी इस्तीफा दे चुके थे। एक ने 2 या 3 मरतबा उन्होंने इस्तीफा दे के दोबारा इंतखाबात का सामना करते हुए तेलंगाना की तहरीक को मजीद जिंदा किया था, ऑक्सीजन फराहम किया था। तो आखिर में कांग्रेस पार्टी मजबूर हो गई, क्योंकि जब आज के दिन था 2009 में 29 नवंबर केसीआर ने दीक्षा दिवस का आगाज़ किया था। हरीश राव अपने आप को आग लगाने की भी कोशिश की थी। उस वक्त मैं समझता हूँ कि रोशा चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने केसीआर को खम्मम मुंतकिल किया था, खम्मम के हस्पताल मुंतकिल किया था, क्योंकि उनके भूख हड़ताल के दौरान उनकी सेहत बिगड़ रही थी। क्योंकि खम्मम में उस वक्त तेलंगाना की तहरीक कम थी, क्योंकि आंध्रा से लगा हुआ ज़िला है, इसकी वजह से उन्हें वहाँ मुंतकिल किया गया था। लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी भूख हड़ताल जारी रखी, जिसकी वजह से उन्हें निम्स हस्पताल शरीक किया गया। बिला आखिर जब उन्हें डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट बताई कि उनका सेहत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है, तो कांग्रेस की जो सदर है सोनिया गांधी, उन्होंने ये फिर से उस वक्त के होम मिनिस्टर चिदम्बरम के ज़रिए ये पैगाम देने लगा है कि हम दोबारा तेलंगाना की तहरीक की तेलंगाना तश्कील देने की तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। इस तरह का बयान आया था, जिसके बाद केसीआर ने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। उसी के दिन के तौर पर यह दीक्षा दिवस मनाया जाता है। ये तो अभी 29 से लेकर 8 दिसंबर तक, 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक तेलंगाना भवन में तेलंगाना तहरीक से और दीक्षा दिवस से जुड़ी हुई यादों पर मुश्तमिल जो है एक तस्वीरी नुमाइश रखी जाएगी, और वहाँ पर कल्चरल तकारीब की सकाफती तकारीब मुनक़िद किए जाएंगे, रैलीज़ निकाले जाएंगे तहरीक के हवाले से, तेलंगाना तहरीक और दीक्षा दिवस के हवाले से रैलीज़ वगैरह निकाले जाएंगे। नईम साहब, थोड़ा एक तरफ मैं एक इशारा कर दूँ कि हमने देखा कि 2014 से लेकर 2023 तक जो है बीआरएस इख्तिदार में रही, मगर वो पूरे अपने दौरे इख्तिदार में बीआरएस ने उन लोगों को शामिल किया पार्टी में जो तहरीक के मुखालिफिन थे। जैसा कि हम बात करेंगे तुम्मला नागेश्वर राव की, मेनमपल्ली हनुमंत राव की, तलसानी श्रीनिवास यादव की, दानम नागेंद्र की। हालांकि इन लोगों का ताल्लुक तेलंगाना से होने के बावजूद भी इन लोगों ने तेलंगाना तहरीक की मुखालिफत की थी, और तेलंगाना तहरीक में ये लोग बीआरएस पार्टी में ये लोग बाद में शामिल हुए। एक सूरत ये थी। तो तेलंगाना तहरीक की यादों को फरामोश करने का काम अपने 10 साल दौरे इख्तिदार में बीआरएस पार्टी ने किया। उसका खामियाजा उन्होंने अपने 2023 के इंतखाबात में भुगता भी। फिर अब दोबारा जब इख्तिदार से महरूम हुए हैं तो फिर तेलंगाना तहरीक की यादें याद आ रही हैं। बिल्कुल आपने सच कहा है, सही तरफ इशारा किया है। हमको हर दो सिम्त देखना चाहिए जी, किसी एक तरफा नहीं सोचना चाहिए, दोनों तरफ सोचना चाहिए। बिल्कुल आपने जो बात कही है 100% सही है। जब तेलंगाना की तहरीक चल रही थी तो डी नागेंद्र मिनिस्टर थे जी। उन्होंने नौजवान जो बच्चे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के या दूसरे बच्चे लाठी पुलिस की लाठी छीनकर उनको मारने की कोशिश की थी जी। जब वो तेलंगाना के कट्टर मुखालिफ थे। वो क्यों आपका दामोदर राज नरसिम्हा जी, उन्होंने भी तेलंगाना तहरीक की मुखालिफत की थी। सहाफियों के एक वफद ने मुलाकात करने की कोशिश की थी, जिसमें मैं भी शामिल था, तो उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया था दामोदर राज नरसिम्हा ने। तो आज बता रहा हूँ मैं आपको, जब तेलंगाना की तहरीक पीक पे आ गई थी तो कांग्रेस हाईकमान ने कहा कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर आंध्रा से थे जी, तो तेलंगाना के कायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए जी। तो उस वक्त एससी कायद को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई थी जी। तो 2 लोग बड़े पेशपश थे उसमें, एक थी डॉक्टर गीता रेड्डी जी, दूसरी दामोदर राज नरसिम्हा। तो किरण कुमार रेड्डी ने दामोदर राज नरसिम्हा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे कबूल करने से इत्तेफाक किया। उसकी वजह क्या है मैडम को जी, क्योंकि दामोदर राज नरसिम्हा तेलंगाना तहरीक का हिस्सा नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि तेलंगाना बने जी। जबकि गीता रेड्डी तेलंगाना के तहरीक में शामिल थी और वो हिस्सा भी ले रही थी जी। तो इत्तेफाक से वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी जी, उन्होंने दामोदर राज नरसिम्हा को
डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कबूल कर लिया। यकीनन। तो बीआरएस को भी इन चीज़ों पर जो 2009 में टीआरएस थी केसीआर की दीक्षा दिवस के मौके पर, अब जो बीआरएस हो गई है उसको ये चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए कि तेलंगाना तहरीक से जब पार्टी का रिश्ता टूटा तो फिर उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल आपने बात सही कही है। पहले टीआरएस थी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, बाद में उसको कौमी सतह पर तोसी देने के लिए केसीआर ने भारत राष्ट्रीय समिति बना दिया था, भारतीय राष्ट्रीय समिति बनाया था। और रही बात कि तेलंगाना तहरीक में हमेशा जिन लोगों को मुखालिफिन कहते थे केसीआर, जब अलहदा तेलंगाना बना तो उनको सब अपने पहले गोद में बिठाया, उन्हें आला मकाम दरा फराहम किए। जिस मिसाल के तौर पर मजलिस ने तेलंगाना की सख्त मुखालिफत की। यकीनन जी। लास्ट में मुस्लिम इश्यूज को तेलंगाना तहरीक को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने रॉयल तेलंगाना का भी मुतालबा किया। रॉयल तेलंगाना का मुतालबा किया। उलमाओं का एक बड़ा वफद सोनिया गांधी से जाकर मुलाकात करता है। वो यादगारें हैं जो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। अब वो जो यादगारें की बात करें तो इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। लेकिन आज हम देखें कि हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले नूर नजर कौन बनी? मजलिस बनी। ये मजलिस की अगर बात, क्योंकि ये हमारा मौजूद लेकिन आप जब बात कर रहे हैं तो यही मजलिस है। रेवंत रेड्डी को आरएसएस का टिल्लू कहा था, आरएसएस और बहुत सारी बातें कही थी। कांग्रेस आरएसएस के जो फैसले हैं वो गांधी भवन में हो रहे हैं, इस तरीके की बातें जलसों में मजलिस ने की थी। मगर अब देखिए अब रेवंत रेड्डी का भी हाल वही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का, वो भी मजलिस से इतने करीब हो गए हैं कि पार्टी के अखिलियती कायदीन पार्टी से दूर हो गए। मुझे इस पर कोई ताज्जुब नहीं हो रहा जी, यकीनन कोई ताज्जुब की बात नहीं। मैंने देखा कि बीआरएस में जो वो शामिल के साथ थे, अब कांग्रेस के साथ है। अब मैंने हाल ही में ताज्जुब इस बात का हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी का मैंने बयान देखा है। उन्होंने कहा कि बिहार में हम उसूली बुनियाद पर बिहार की हुकूमत की तायद करेंगे। जी, कोई ताज्जुब की बात नहीं है इसमें। तरक्की की, सीमांचल की तरक्की की बुनियाद पर मैं क्या बोला, उसूली बुनियाद पे बोला। मैं ये नहीं बोला कि वो बीजेपी की तायद कर रहे हैं, नीतीश कुमार की तायद कर, ये नहीं कहा। लेकिन देखिए आप नीतीश कुमार की जेडीयू की तायद करना, एनडीए की तायद करना, एनडीए की तायद करना, जो बीजेपी की तायद करना, ये खुला। अरे आप इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? वो शायद चाहते थे कि सीमांचल की तरक्की हो। जी, सीमांचल की तरक्की के लिए ऐसा उन्होंने इसे बात की होगी। ये सियासी कायदीन है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये हकीकत है कि सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है, ना कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है। मगर ये बात पुराने शहर की सियासत में नहीं आती, क्योंकि एक बार का दुश्मन जो है मुस्तकिल दुश्मन, और एक बार का दोस्त जो है वो मुस्तकिल दोस्त। सिर्फ पुराने शहर की सियासत की हद तक ये मजलिस का वतीरा रहा है। तो खैर तेलंगाना की तरफ हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर के चंद्रशेखर राव की दीक्षा दिवस के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जब तेलंगाना के अलहदा तेलंगाना तहरीक के जज्बात से को उन्होंने फरामोश किया तो 2023 में उन्हें शिकस्त हुई। 2014 से लेके 2023 तक का उनका दौरे इख्तिदार जो रहा है, वो ये तमाम जो मैं समझता हूँ मुजाहिदीन को कुछ ना कुछ एजाज़ात या फिर कुछ उन्हें याद करना, उनके खिदमात को, मुजाहिदीन तेलंगाना तहरीक के खिदमात को याद करने की शदीद ज़रूरत थी। उसको एक बाजू करते हुए सिर्फ रियासत की तरक्की को बुनियाद बनाकर वो तमाम मुखालिफिन को तेलंगाना हुकूमत को अपने मुस्तकम करने, मजबूत करने के लिए उन्होंने मुखालिफिन को भी पार्टी में शामिल कर। जी, यकीन आप ठीक है, वो आप अगर एक फैसला ले सकते हैं रियासत की तरक्की के हवाले से, मगर आप अगर जब उनको शामिल कर सकते हैं तो वो तेलंगाना तहरीक के मुजाहिदीन जिन्होंने अपनी पूरा कीमती वक्त जो तेलंगाना तहरीक को दिया था, उन्हें भी आपको याद करने की आपकी जिम्मेदारी है। बहैसियत तेलंगाना तहरीक सरबराह आपकी जिम्मेदारी होती है। तो अब याद आ रहा है तेलंगाना मुजाहिदीन तेलंगाना भी अब याद आ रहे हैं। तेलंगाना में तहरीक के दौरान जो खिदमात अंजाम दिए गए थे, जो कुर्बानियाँ केसीआर और पार्टी कारकुनों ने दी है, वो भी अब याद कर रहे हैं। 29 नवंबर से 8 दिसंबर ये क्यों हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशूर में कहा था कि मुजाहिदीन को 200 गज जमीन दी जाएगी, ये दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की जो क़याम है, वो बुनियाद जो है वो तेलंगाना तहरीक से जुड़ा हुआ नहीं है। एक कौमी सियासी जमात है। हुकूमत में आने के लिए, इख्तिदार हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, वो वादों को याद दिला रहा हूँ। 2 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं। 9 दिसंबर को 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक, सियासी जमात का वादा, इंतखाबी मंशूर,
वो और ये जो ये जज्बात पे जुड़ा हुआ जो मामला है, जज्बात से जुड़ा हुआ जो मामला है, दो अलग अलग चीज़ें हैं नईम साहब। हम मगरबी बंगाल का रुख करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि मगरबी बंगाल में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का जो दफ्तर है उसको फौरी मुंतकिल किया जाए। वहाँ पर सिक्योरिटी कोताही, हिफाजती कोताही का एक मामला सामने आया। ये हिफाजती कोताही इसको अगर आप कह रहे हैं तो बूथ लेवल ऑफिसर के जो भी दफातर जो हैं उनको मुंतकिल करने का अहकामात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं। हम बार बार ये मामले पर बहस कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से मुसलसिल हर रोज भी चाहिए, क्योंकि मुल्क का मौजू है। हर रोज जो है हम मगरबी बंगाल के हवाले से, खास तौर पर SIR के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हर दिन एक नई चीज निकलकर सामने आ रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन मगरबी बंगाल के अराकीन पार्लियामेंट आपसे रुजू होते हैं तो आप उनके अराकीन पार्लियामेंट, तेलंगाना तृणमूल कांग्रेस के जो अराकीन पार्लियामेंट है उनकी दरखास्तों को आप एक बाजू करते हैं। आप मजीद है कि आप SIR की तकमील मगरबी बंगाल में करें। जब तक रियासती इंतजामिया को आप कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, चीफ मिनिस्टर दफ्तर को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप स्टेट में SIR किस तरीके से करा सकते हैं? देखिए, आपने बात कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर गैर जानिबदारी की बात कर रहा है, गैर जानिबदारी से काम कर रहा है, इस रियासत के सरकारी इंतजामिया को एतमाद में नहीं ले रहा है। इस तरह आपने ये बात कही है जी। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन SIR कराने के लिए बाजिद है, उसी तरह SIR ना कराने के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बाजिद है। उन्होंने एक ब्लॉक ऑफिसर जो इंतखाबी जिम्मेदारियाँ संभालता है, BLO, उसकी खुदकशी के बाद ये ऐलान कर दिया था कि हम इसको नहीं कराएंगे, क्योंकि वो उनका दावा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया BLO के ऊपर दबाव बना रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाय हो रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्क के 12 रियासतों में SIR की तैयारियाँ शुरू हो गई जी। मुझे नहीं लगता कि अब ये रुकने वाला है जी। हाँ, ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन को भी तसादुम का रास्ता अख्तियार करने के बजाय जिन रियासतों में BJP की हुकूमत है वहाँ पर उसका काम आसानी से हो जा रहा है जी। जिन रियासतों में गैर BJP की हुकूमतें हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम करें जी। अगर उनकी कुछ एतराज़ात हैं तो उस पर भी गौर करना सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि बरसों से कहा जा रहा है कि जो नेशनल एजेंसियाँ हैं, कौमी एजेंसियाँ हैं, मरकज़ी हुकूमत या BJP के इशारों पे काम कर रही हैं। जिस तरह का अब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है मगरबी बंगाल के लिए दफातर को मुंतकिल करने का, मैं समझता हूँ कि ये उस हुकूमत वहाँ की रियासत के साथ जालिमाना सुलूक है जी। इस तरह का सुलूक तो नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई खामियां हैं तो आप बैठ के मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन इंतखाबात कराने के लिए जिस तरह से सूरत हाल पैदा की जा रही है, अब एक हम देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल फाइल्स भी, जिस तरह कश्मीर फाइल बनाई गई थी उस तरह वेस्ट बंगाल फाइल्स का भी एक पिक्चर निकाल दी, एक वो वेब सीरीज भी निकल गई। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन की जो छवि खराब हो रही है, उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को और मुल्क के दूसरे दानिशवरों को या फिर जो रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर है या जजेस है उनको गौर करने की ज़रूरत है। इस तरह से मरकज़ी हुकूमत पर कोई दबाव बनाने की भी ज़रूरत है जी। आइनी इदारों की जिम्मेदारी होती है कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों को खातिर खा सहूलतें पहुँचाने का काम जो है और आसान तरीक़े से शहरियों को, खा वो इलेक्शन कमीशन का ही क्यों मामला ना हो, अपने नामों के इंदराज में उनके आसानी के साथ वो अपने नामों के इंदराज को यकीनी बना सके, इस तरीके के हालात पैदा करने की ज़रूरत है। मगर इलेक्शन कमीशन, देखिए मरकज़ी हुकूमत जो है, ये इल्ज़ाम अपोजिशन की जानिब से लगाया जा रहा है, मरकज़ी हुकूमत अपोजिशन सियासी जमातों के मद्दे मुकाबिल जो है वो इलेक्शन कमीशन को खड़ा कर दे रहा है। ये दोनों में तसादुम की सूरत हाल पैदा है। ये एक ही बात नहीं है। अब देखिए, जिन रियासतों में BJP की हुकूमत नहीं है वहाँ पर ED और CBI के जो दावे हो रहे हैं जी, लोग BJP की हुकूमतों में नहीं हो रहे हैं जी। अब हमने देखा आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट थे या फिर साबिक़ वज़रा थे, जब उनके घरों पे ED CBI के दावे हुए थे जी। जैसे ही ये लोग जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, घरों पे धावे हुए हैं, वो BJP में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ तमाम जो इल्ज़ामात थे या उसको
कचरदानी की नज़र कर दिया गया है, फिर धावे जो रोक दिए गए हैं। ये वहीं सिर्फ एक आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में भी हमने देखा कई है। ऐसा जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जैसा कई लोग करेंगे वॉशिंग मशीन, जी पहले ये बदअनवान होते हैं, जैसा ही बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उनके जो तमाम गुनाहें धुल जाते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस तरह सिर्फ आप एक इलेक्शन कमीशन नहीं, सीबीआई ले लीजिए, ईडी ले लीजिए, या कोई और इदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, वो सब इस तरह से काम कर रहे हैं। अपोजिशन को मुनज़्ज़म तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से डरा धमकाया जा रहा है। अब हम पहले देखते थे 2014 से पहले जब माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ काम होता था तो मुख्तलिफ़ तंजीमें या रज़ाकाराना क़ायदीन या जो रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर्स जो होते थे वो आवाज़ उठाया करते थे। लेकिन आज ये सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि अगर उनके कोई ट्रस्ट हैं तो ट्रस्ट में जो माली सरगर्मियाँ हैं वो सही हो रही है या नहीं हो रही, इसका जायज़ा लिया जा रहा है, उन्हें नोटिस दी जा रही है, वो ट्रस्टों को बंद कर दिया जा रहा है, या फिर उनके जो दौलत है वो जब्त कर ली जा रही है, और उनके खिलाफ देशद्रोही मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। का एक बहुत बड़ा सबूत है उसका, मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, या फिर उन्हें अर्बन नक्सलेट करार दिया जा रहा है। इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि लोग अब बात इज़हार ख्याल के से भी डर रहे हैं। यकीनन इज़हार ख्याल से भी डर रहे हैं। इज़हार ख्याल की आज़ादी जो एक शहरी हुकूक़, आइनी हुकूक़ है, हक़ है, उसको भी सलब करने का काम मरकज़ी हुकूमत कर रही है। नादरीन, SIR के मुतालिक अखिलेश यादव का ये कहना है कि SIR जो है वो बद से बदतर दौर जो है उसमें मुल्क के शहरियों को ले जा रहा है, और हैदराबाद के सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से मूसी रिवर प्रोजेक्ट के अस्से रनों जायज़ा लेने का मतलबा भी किया गया है। और एक लास्ट आखिरी ख़बर है जिस पर हम मुख्तसर तबसरे के साथ हम अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। एक हिंदू पड़ोसी को मुस्लिम जर्नलिस्ट ने घर जम्मू में घर मुनहदिम होने के बाद जो है उन्हें ज़मीन तोहफे में दी है। नईम साहब, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब का एक सबूत है। जी, आज भी लोग एक ऐसे वक्त में जबकि एक तबका जो है मुल्क को नफरत की तरफ धकेल रहा है, बिल्कुल आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहता कि आपस में लड़े। हम देखते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। हम जब भी बात करते हैं आपस में मेल मिलाप की बात करते हैं, हमारे शादी बारातों में वो आते हैं, हमारे ईद व त्यौहार में वो आते हैं, हम उनकी ईद व त्यौहार में जाते हैं, उनकी शादियों में जाते हैं, वो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। हमारे पास कोई बुरा वक्त आता है तो वो शामिल होते हैं, उनका वक्त हो तो हम शामिल होते हैं। लेकिन चंद सियासी जमातें जो मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहती है, उनका एक ही नारा है कि वो नफ़रत की दीवारें खड़ा कर रहे हैं, आवाम के दरमियान नफ़रत की दीवारें खड़ा कर रहे हैं। आप देखें, मैंने वो वीडियो देखा है जिसकी आपने बात की है। वो शख्स, जो हिंदू शख्स, रोते हुए मुस्लिम जो जर्नलिस्ट है उसको गले लगा रहा है और कह रहा है कि मैं अपनी ज़मीन उसको दूंगा, मेरा घर तोड़ दीजिए, इस तरह कहा उन्होंने। और साथ में वही शख्स इसमें शामिल नहीं है। खूबसूरत बात यह है कि उस शख्स की बेटी ने भी अपने हाथों से जो दस्तावेज़ात है घर के, ज़मीन के, वो हवाले किए। मैं समझता हूँ कि ये जो मिसाल है, हिंदुस्तान की जो मिसाल है, मैं समझता हूँ कि फ़िरका परस्तों को खटकेगी। अरफाज अहमद डैंग जो है वो सहाफ़ी है, वो ये कह रहे थे कि वो नौजवान लड़की सहाफ़ी की रिपोर्टिंग पर अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, तो मेरा भी घर तोड़ दें। वीडियो में वाज़े तौर पर वो कहते नज़र आ रहे हैं। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है, सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।